नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। तो दोस्तों, आज की वीडियो है हमारी हिंदी कहानी इकाई 7 की अपना अपना भाग्य कहानी, जो कि जैनेन्द्र जी द्वारा रचित है। इस कहानी के कुछ मुख्य बिंदु, इसके पात्र और सार के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, चर्चा करेंगे थोड़ी सी। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं जैनेन्द्र जी के बारे में कि जैनेन्द्र जी एक गांधीवादी रचनाकार रहे हैं। प्रेमचंदोत्तर उपन्यासकार इनको कहा जाता है। हिंदी गद्य में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक के रूप में इनको माना जाता है और प्रयोगवाद के ये प्रारंभकर्ता भी कहलाए जाते हैं। जैनेन्द्र जी का जो बचपन का नाम है, जिसे हम मूल नाम कहते हैं, वो आनंदी लाल था और गांधी जी के आह्वान पर 1921 ईस्वी में इन्होंने पढ़ाई त्याग कर असहयोग आंदोलन में भाग भी लिया था। हम देखते हैं कि अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र कुमार की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है। यह कहानी उनके कहानी संग्रह वातायन में प्रकाशित हुई थी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इनका जो प्रथम कहानी संग्रह है वह फांसी है और दूसरा कहानी संग्रह जय संधि, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। तीसरा कहानी संग्रह वातायन है, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी संग्रह माना जाता है। ये मैं इसलिए भी यहाँ पर बताने लगी हूँ क्योंकि हमें सिर्फ जो कहानी हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में ही नहीं, बल्कि जैनेन्द्र जी की अन्य कहानियों के बारे में भी पता होना चाहिए। वातायन के अलावा नीलम देश की राजकन्या बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सुना जाता है। एक रात दो चिड़िया, पाजेब बहुत प्रसिद्ध है, जय संधि बहुत प्रसिद्ध है। तो इस तरह के जो जैनेन्द्र जी की कहानी है, संपूर्ण कहानियाँ हैं, वो 10 भागों में प्रकाशित हुई हैं और इन्होंने कहानी के अलावा उपन्यास, निबंध और बहुत सारी जो गद्य की विधाएं होती है, भिन्न विधाओं में इन्होंने रचना की। लेकिन हम आज सभी पर चर्चा नहीं करेंगे, ना हम इनके संस्मरण देखेंगे, ना जीवनी, ना इनके अनुदित ग्रंथ, ना संपादित ग्रंथ। हम यहाँ पर आज बात करने जा रहे हैं कहानी अपना अपना भाग्य की। तो हम देखते हैं इस कहानी के आज कुछ मुख्य बिंदु, जो मैं हमेशा लेकर के आती हूँ आप सभी के लिए। कुछ पॉइंट के माध्यम से, कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम यहाँ पात्र, सार और जितनी भी जो भी इस कहानी का उद्देश्य मुझे लगा है, उस सब के बारे में यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। इस कहानी में सामाजिक विषमता हम देखेंगे। अमीर गरीब के बीच की खाई का वर्णन भी यहाँ किया गया है लेखक द्वारा। इस कहानी में जो लेखक का उद्देश्य है वह समाज में गरीब और लाचार बालकों का शोषण का मार्मिक चित्रण है, जो पाठक के मन को विकल कर देती है, जिससे शायद यह संदेश सब तक पहुंच पाए कि मनुष्य को अपनी मनुष्यता के धर्म का पालन करते हुए परोपकारी बनना चाहिए, ना कि संवेदन शून्य। इस कहानी में दिखाया गया है कि उच्च वर्ग की संवेदनशीलता के मर जाने से उसे निम्न वर्ग का दर्द दिखाई नहीं देता। वह संवेदन शून्य जब हो जाता है तो किस प्रकार से सामने मरता हुआ बच्चा, मतलब बिलखता हुआ बच्चा भी किसी को दिखाई नहीं देता। तो ये कहानी घूमती है एक 10 वर्षीय बालक के इर्द गिर्द, और मैंने यहाँ पर कुछ पैराग्राफ भी लिए हैं, कुछ यहाँ पर आप लोगों को, ताकि कहानी का स्पष्ट सार समझ भी आ जाए और कहानी आसानी से याद भी रह जाए। इस कहानी के मुख्य पात्र बहुत अधिक नहीं हैं, क्योंकि जो पात्र हैं, घटना पर तटस्थ टिप्पणी करता हुआ एक बुद्धिजीवी लेखक हमें यहाँ दिखाई देगा। लेखक का मित्र, जो कि भावुक व्यक्ति, यहाँ दिखाई देगा। बालक कहानी का मुख्य पात्र है और 10 वर्षीय बालक है वह। कहानी का अगर हम सार देखते हैं दोस्तों, तो उसको शुरू करते हैं कि अपना अपना कहानी या अपना अपना भाग्य एक गरीब बच्चे की मार्मिक कहानी है, जो भूख और ठंड के कारण दम तोड़ देता है और उसकी मृत्यु को उसका भाग्य मान लिया जाता है। कहानी के अंत में वह बच्चा दम तोड़ देता है और मान लिया जाता है कि शायद ये उसका भाग्य था। इस कहानी का क्षेत्र नैनीताल है, किंतु यह किसी स्थान विशेष की कहानी नहीं, बल्कि पूरे समाज की कहानी है। लेखक अपने मित्र के साथ नैनीताल घूमने जाता है। वहाँ उन्हें एक बालक मिलता है जो अत्यंत गरीब है, जिसके पास सर्दी से बचने के लिए कपड़े तक नहीं होते। वह काम की तलाश में भटकता रहता है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। लेखक और उसका मित्र
उस बालक से बात करते हैं और उसकी स्थिति को देखकर और सुनकर दुखी भी होते हैं, लेकिन उसकी सहायता नहीं कर पाते और उससे अगले दिन मिलने की बात कहते हैं। किंतु उसी रात सर्दी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है और उसे उसका भाग्य मान लिया जाता है। यही कहानी है और उसकी बच्चे की मृत्यु के साथ ही इस कहानी का अंत भी दिखा देते हैं। लेखक कोशिश करता है कि वो उसकी किसी तरह से मदद करे, लेकिन उसकी मदद नहीं कर पाता है, किसकी, बालक की मदद नहीं कर पाता है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं इस कहानी के जो मैंने यहाँ थोड़े पैराग्राफ लिए हैं। ये कहानी का पहला यहाँ पर पैसेज है। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी भी नीले दिखते, कभी सफ़ेद और फिर देर में अरुण बन जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। आसानी से पता चल रहा है इस पैराग्राफ से कि लेखक यहाँ पर प्रकृति, एक तरह से प्रकृति प्रेमी दिखाया गया है। लेखक का मन किस प्रकार प्रकृति में घूम रहा है, मतलब प्रकृति को पसंद कर रहा है। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था। सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था, जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था, और पार्श्व में था वही सुरम्य अनुपम नैनीताल। ताल में किश्तियाँ और सफ़ेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर और उधर से इधर खेल रही थीं। और कहीं कुछ अंग्रेज एक एक देवी सामने प्रतिस्थापित कर अपनी सुई सी शक्ल को, डोंगियों को मानो शर्त बांधकर सरपट दौड़ा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले सधैर्य एकाग्र एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। ये उस समय की स्थिति दिखाई गई है। उससे आगे दिखाया गया है कि उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क से बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंख गाड़े कदम कदम बढ़ रही थीं। यहाँ पर दो दृश्य एक साथ दिखाए गए हैं। पहले अंग्रेजी जो शासन रहा था, वहाँ पर जो भी स्त्री रही होंगी अंग्रेज शासन की समय में, उनका वर्णन हुआ है। यानी पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति भी यहाँ पर दिखाई गई है। दिखाया गया है कि किस प्रकार एक आदर्श नारी, एक स्त्री भारतीय गरिमा को प्रस्तुत कर रही है यहाँ पर। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था। अपने कालेपन को खरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेजी ना पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटिव को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। वैसे वे अकड़ कर चलते थे, मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला है। यहाँ पर उन्होंने किसके बारे में बात की है? ऐसे व्यक्ति की जो कि भारतीय होते हुए भी अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों की गुलामी करना पसंद करते थे और अपने लोगों से मुंह फेर लेते थे और सोचते थे कि अंग्रेजों की गुलामी करके वो अपना सीना फुला करके चलते थे। तो ये सब अभी वहाँ का दृश्य ही चल रहा है। आगे देखिएगा, कहानी चलती रहती है। मैंने यहाँ पर कुछ ही पैराग्राफ लिए हैं। मैंने देखा कोहरे की सफ़ेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का, सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा है। नंगे पैर है, नंगा सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए है। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे हैं और वह न जाने कहाँ जा रहा है। कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई न अगला है, न पिछला है, न दायां है, न बायां है। पास ही चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10 बरस का होगा। गोरे रंग का है पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर रूखी हैं। माथा
जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया है। वह हमें न देख पाया। वह जैसे कुछ भी न देख रहा था, न नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ हरा, न सामने का तालाब और न बाकी दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज़ दी, ए। उसने जैसे जागकर देखा और पास आ गया। आगे देखिएगा अगला पैराग्राफ इससे। उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मौन, मूक, फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और झूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं, कुछ नहीं साहब। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं। इन्हीं कपड़ों में? बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा। आंखें मानो बोली, कैसा मूर्ख प्रश्न है। माँ बाप हैं? हैं। कहाँ? तो यही वार्तालाप, दोनों के संवाद आगे चलते रहते हैं। बच्चे से बातें कर रहे हैं, बच्चा जवाब दे रहा है। वह बालक जिसकी व्यक्तित्व जिसका आपकी आंखों के सामने आ ही गया होगा, उसकी कल्पना आप आंखों के सामने कर पा रहे होंगे। मैंने कहा 10 का नोट ही दे दो। सक पकाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं हैं। तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है, मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना। वह होटल डी पब जानता है, वहीं कल 10 बजे मिलेगा। हाँ। कुछ काम देंगे हुजूर? हाँ हाँ, ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? हाँ। ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे, किसी दुकान की भट्टी में। बालक फिर उसी प्रेत गति से एक और बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कांटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सुकड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है। उसके पास बहुत कम कपड़े हैं। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ? जो कहो, लालची कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई। इस तरह से दोनों मित्र चाहते थे कि उस बालक की मदद की जाए, सहायता की जाए, लेकिन उनकी जेब में और अधिक पैसे नहीं थे। 10 के नोट थे और वो सोच रहे थे कि अगर वो इस बच्चे को पैसे दे देते हैं तो उनका जो बजट है वो गड़बड़ा जाएगा। और उन दोनों के मित्र जिस वकील से वो मिलने के लिए गए थे नैनीताल, वो वहाँ पर मना कर देते हैं उस बच्चे को अपने पास रखने के लिए। तो ये भी क्योंकि वहाँ पर अजनबी थे और कुछ कर नहीं पाते। दूसरे दिन बालक से मिलने की सहायता देने की बात कह दी जाती है, लेकिन उसको सहायता नहीं दे पाते। दूसरे दिन की बात है ये वाले पैराग्राफ में आप देखिएगा, जो कि इस कहानी का अंतिम पैराग्राफ है। दूसरे दिन नैनीताल, स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल की सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की ज़रूरत हमने न समझी। मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया में बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा, अपना अपना भाग्य। यही इस कहानी का अंत है।
एक मार्मिक कहानी है यह, झकझोर देने वाली कहानी है, हृदय को छू लेने वाली कहानी है। और इसी तरह न जाने कितने बच्चे, कितने गरीब मर जाते हैं और हम सहायता कर सकते हैं, लेकिन कई बार हम लोग संवेदन शून्य हो जाते हैं और हम लोग सोच लेते हैं कि शायद हम सहायता नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अगर सोचे तो वो किसी न किसी की सहायता ज़रूर कर सकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।